नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न कंपटीशन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं जीवों का वर्गीकरण और आज का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कोशिका एवं ऊतक। साथ ही इसका एमसीक्यू भी देखेंगे। परिचय देखते हैं। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका स्वतः जनन सामर्थ्य रखती है, मतलब कोशिका स्वतः निर्माण करती है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बना होते हैं वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, और अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होते हैं तो वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिका की खोज 1665 में किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज किसने की? तो लीवन हॉक ने किए थे। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है एवं संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा यानी एग ऑफ ऑस्ट्रिच का होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम ग्रेन्यूल सेल होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा का यूकैरियोटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में दिया हुआ है, पढ़ते हैं। इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेंबर और केंद्रिका अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या होती हैं? अनुपस्थित। इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र जिसे अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं, जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं, वे कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र अर्थात न्यूक्लियोइड में मौजूद रहते हैं तथा कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी कॉय, लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, परंतु 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इनमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है एवं हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होता है। इस प्रकार कोशिकाएं जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं किसमें पाए जाते हैं? जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। ऐसे फिगर दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक मिनट। यह है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की गुणसूत्र। न्यूक्लियर क्षेत्र यहाँ पर है, ये देख रहे हैं भूरा कलर का, ये इसको पिलाई बोला जाता है। यहाँ पर खुरदुरे ये जो देख रहे हैं एक कोमा कोमा टाइप से, ये क्या है? राइबोसोम है। ये पीला कलर क्या है? खाद्य कणिका। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे करके है, ये है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम। उसके बाद यहाँ कैप्सूल है। यहाँ देखिए कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है। ये प्लाज्मा झिल्ली है। यहाँ पर कोशिका द्रव्य, इसमें जो भरा देख रहे हैं द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। उसके बाद प्लाज्मिड डीएनए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका
उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें 70S एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है तथा हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। देखते हैं, विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर, विषाणु और जीवाणु को छोड़कर ये कोशिकाएं सभी पौधों तथा जंतु में पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है सभी पौधों तथा जंतुओं में कौन सी कोशिका की प्रकार पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव्य अंगक। कोशिका द्रव्य अंगक, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। कोशिका द्रव्य में विभिन्न अंगक पाए जाते हैं जो एक निश्चित कार्य करते हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में रचनाएं मीसोसोम पाए जाते हैं, जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो कि वीवीआई फैक्ट यहाँ पर है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए एवं 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। अब देखते हैं लवक। लवक यानी प्लास्टिक। लवक सभी पादप कोशिकाओं व कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लेना में पाए जाते हैं। लवक कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। इनमें पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के वर्णक के आधार पर सिम्पर ने लवक को 3 वर्गों में बांटा है। तो लवक को 3 वर्गों में किसने बांटा है? तो ये सिम्पर ने बांटा है। हरित लवक, पहला हरित लवक, यह पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की केंद्र है, इसलिए इसे सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो हरित लवक किस में पाए जाते हैं? प्रकाश संश्लेषी पादप में पाए जाते हैं। उसके बाद वर्णी लवक देखते हैं। ये हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कच्चे टमाटर पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके हरित लवक वर्णी लवकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन वर्णक है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग केरिकाजेंथिन के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी का रंग जेंथोफिल के कारण होता है। अब देखते हैं अवर्णी लवक। ये रंगहीन लवक हैं जो पौधों के संचयी अंगों में पाए जाते हैं। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहता है, अर्थात जड़ एवं भूमिगत तना जैसे मक्का, आलू, गेहूं आदि। अब कोशिका का अगला अंग देखते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिका का अगला भाग कौन सा है? अंतःप्रद्रवी जालिका। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली चपटी नलिका सदृश रचनाएं हैं, जो कोशिका में अंतःझिल्ली तंत्र यानी मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाती है। ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। पूछ सकता है अंतःप्रद्रवी जालिका किससे बनी रहती है? तो लाइपोप्रोटीन से बनी रहती है। यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है एवं केंद्रक से कोशिका द्रव्य में
आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। यह 2 प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसकी सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण यह चिकनी यानी स्मूथ होती है। यह लिपिड तथा एस्टिराइड संश्लेषण में सहायक होता है। आगे है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण यह खुरदुरी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय भाग लेता है। आगे देखते हैं गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय का खोज किया था कैमिलो गोल्जी। किसने खोज किया? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी किसका खोज किए थे? गोल्जी बॉडी की। गोल्जी काय पौधे में डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी काय को पौधों में क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। गोल्जी काय का मुख्य कार्य मैक्रोमोलिक्यूलस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का संवेष्टन यानी पैकेजिंग, संग्रहण व स्रवण करना है। गोल्जी लिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का प्रमुख स्थल है। आगे जो देखते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए व प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं। तो राइबोसोम का निर्माण किससे हुआ है? राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से, जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। ये अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। जंतु कोशिका में इन्हें सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेड नामक विज्ञानी ने खोजा था। अतः इन्हें पैलेड कण भी कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज किसने किया? जॉर्ज पैलेड ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। आगे देखते हैं लाइसोसोम। ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण गोल्जी कार्यों में होता है तथा ये अंतःकोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। कभी कभी लाइसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जो आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। पाचन थैली भी कहा जा सकता है, डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं एस्फेरिसोम। ये पादप कोशिका के लाइसोसोम कहे जाते हैं। एस्फेरिसोम पर लाइसोसोम की जगह पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं? एस्फेरिसोम। ये वसा का संश्लेषण व संग्रहण करते हैं। तारक काय व तारक केंद्रक, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइल। देखते हैं यह सभी जंतु कोशिका व निम्न पादपों की कोशिकाओं जैसे फंजाई, ब्रेफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तारक काय 2 बेलनाकार संरचनाओं तारक केंद्रकों से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं माइक्रोबडीज। माइक्रोबडी में देखते हैं प्रॉक्सीमोम। ये पौधे में होने वाले प्रकाशीय शोषण, फोटो रिस्पिरेशन तथा कोशिका में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 उत्पादन में सहायक होता है। कौन? प्रॉक्सीसोम। आगे है ग्लाइऑक्सीसोम। यह मुख्यतः ग्लाइकोसिलेट चक्र यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस में भाग लेता है। आगे देखते हैं रसधानी या वैक्यूल। कोशिका द्रव्य में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थ को घेरने वाले
एक संरचना पाई जाती है जिसे रसधानी कहते हैं। रसधानी एकल झिल्ली स्थान घेरती है एवं उसके कठोरता तथा उसे कठोरता एवं सहारा प्रदान करती है। कुछ विशिष्ट रसधानियां अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य भी करती है। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बन सकता है, कोशिका में अचल संपत्ति किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। आगे देखते हैं केंद्रक। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जीन उपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यथा बैक्टीरिया यथा नील हरित शैवाल आदि में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसी कारण इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक निम्नलिखित 4 भागों से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं केंद्रक किन किन भागों से मिलकर बना होता है। पहला है केंद्रक झिल्ली। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरी रहती है। इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्वारा द्रव्य से पृथक रहता है। बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल व पारदर्शी द्रव पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। 3 नंबर पर है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार झिल्ली जैसी रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। यह राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण स्थल है, अतः इसे आरएनए भंडार गृह कहा जाता है। आरएनए भंडार गृह किसे कहा जाता है? केंद्रिका को। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या अधिक व उनका आकार भी बड़ा होता है। आगे देखते हैं क्या पाया जाता है। क्रोमैटिन जालिका। केंद्रक द्रव्य में अत्यधिक महीन व विस्तृत धागेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमैटिन जाल कहा जाता है। विभाजन के समय यही क्रोमैटिन जाल संघनित व व्यवस्थित होकर मोटी छड़ रॉड जैसी हो जाती है जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमैटिन डीएनए एवं प्रोटीन से बनी रचना होती है। अगला है गुणसूत्र क्रोमोसोम। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन लंबे तथा कुंडलिक धागों के रूप में दिखाई देते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए लगभग 40% एवं क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन 60% का बना होता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 2n यानी 46 n बराबर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े स्त्री तथा पुरुष में समान रहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा XX तथा पुरुष में XY रहता है। इसी 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्र में इकट्ठा रहता है। गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ सरीसृपों जैसे मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इन जीवों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप द्वारा होता है। तो छिपकली, मगरमच्छ में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो पर्यावरणीय ताप से होता है। यहाँ देखिए गुणसूत्र का डीएनए का फिगर दिया हुआ है, क्या क्या रहता है सो देखिए। यहाँ पर देखिए शर्करा डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पर देख रहे हैं एस लिखा हुआ, शर्करा डीऑक्सीराइबोज।
फॉस्फेट समूह, शर्करा फॉस्फेट आधार भी रहता है, हाइड्रोजन बंध है। और यहाँ पर देखिए ये है न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें पाए जाते हैं थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। ये किसकी संरचना है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ है डीएनए के, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाती है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। डीएनए की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। मूल रूप से यह आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों का माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित होता है। देखिए डीएनए की संरचना आगे दिया हुआ है। नाइट्रोजन क्षार है जिसमें प्यूरिन है, इधर पिरिमिडीन है। प्यूरिन में है एडेनिन गुआनिन के साथ, और साइटोसिन है थाइमिन के साथ। आगे देखते हैं शुगर। डीएनए में 2-डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोसोम नाम की 5 कार्बन शुगर होता है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों में हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ एवं गुआनिन साइटोसिन के साथ युग्म यानी पेयरिंग होता है, जब आरएनए में थाइमिन के साथ यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाया जाता है। आगे देखते हैं जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए के द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रस्तुत की थी, जिसके लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शुगर फॉस्फेट बैकबोन न्यूक्लिक अम्ल डीएनए एवं आरएनए के संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं। ये ऋणात्मक रूप से आवेशित एवं जलरागी होते हैं, जो डीएनए बैकबोन को जल के साथ बंधन बनाने में मददगार होते हैं। विभिन्न प्रजातियों की कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए खंडों को पुनर्योजित डीएनए तकनीक के द्वारा समायोजित कर प्रक्रियात्मक डीएनए की रचना की जा सकती है। जंतु कोशिका से प्राप्त डीएनए के किसी भाग को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत करना संभव है। कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से प्रयोगशाला में निर्मित किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। आगे है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। यह एकल कुंडलित संरचना है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। यह एक गैर आनुवांशिक पदार्थ है। यद्यपि यह वायरस जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी आदि में यह आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए यानी mRNA, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर ले जाने का कार्य करता है या लाने का कार्य करता है। उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, इसका निर्माण केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है। यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% है। कौन? राइबोसोमल आरएनए। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना है। किसका? राइबोसोमल आरएनए का। उसके बाद देखते हैं ट्रांसफर आरएनए।
ट्रांसफर आरएनए में देखते हैं यह सभी आरएनए में सबसे छोटा आरएनए है। इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना है। आगे देखते हैं टीआरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक एच.जी. खुराना यानी हरगोविंद खुराना का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके इस योगदान के लिए उन्हें नीरनबर्ग तथा रॉबर्ट होले के साथ संयुक्त रूप से 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देख लेते हैं डीएनए तथा आरएनए के बीच तुलना यानी अंतर। डीएनए तथा आरएनए में उपस्थित क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। वहीं आरएनए कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव में उपस्थित होता है। पिरामिडीन क्षार। डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होता है। इसमें आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है। प्यूरिन क्षार एडानिन तथा ग्वानिन किसमें होता है तो डीएनए में होता है। डीएनए में होता है। एडानिन तथा ग्वानिन आरएनए में होता है। पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोस होता है, इसमें सिर्फ राइबोस होता है। कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का हस्तांतरण है और आरएनए के कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। अगला टॉपिक है जीन। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में 20,000 से 25,000 मानव प्रोटीन की कोडिंग जीन से है। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है, अर्थात किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। कोशिकीय उत्सर्जित पदार्थ देखते हैं। यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो पादपों के लिए अनुपयोगी होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ जैसे अफीम से पोस्ता के कच्चे फल से अफीम प्राप्त होता है। पोस्ता के कच्चे फल से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से। कुनैन किससे प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से। उसके बाद रेसरपिन प्राप्त होता है राउवेल्फिया की जड़ों से। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। कैफीन कॉफ़ी के बीजों से। थीन चाय की पत्तियों से। ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं किसके पादप के। आगे देखते हैं मैरिजुआना प्राप्त होता है भांग से और भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनबिस सटाइवा। एट्रोपिन प्राप्त होता है एट्रोपा की जड़ों से। हींग प्राप्त होता है पेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन्स होता है। रबर प्राप्त होता है हिबिया पौधों से प्राप्त लेटेक्स से। कत्था प्राप्त होता है एकेशिया पौधों की लकड़ी से। कॉर्क प्राप्त होता है ओक के वृक्ष की छाल से। आगे देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर। दोनों को एक साथ देखते हैं। इधर देखते हैं, इधर है जंतु कोशिका, इधर है पादप कोशिका। आकार जंतु कोशिकाएं प्रायः छोटी होती है। ये 10 से 30 म्यूएम तक होती है। पादप कोशिकाओं की आकृति बड़ी होती है। ये 10 म्यू एम से 100 म्यू एम तक होता है। आकृति जंतु कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों की होती है। ये गोलाकार या अनियमित आकार की हो सकती है। पादप कोशिका ज़्यादातर आकार में समान होती है और चौकोर या घनाकार आकृति की होती है। ऊर्जा संग्रह जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पादप कोशिकाओं में ऊर्जा की संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। वृद्धि जंतुओं कोशिका के आकार में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से होता है।
पादप कोशिकाओं में आकार में वृद्धि मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि करने से होती है। कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए सीलिया जंतु कोशिका में, सीलिया जंतु कोशिका में पाया जाता है तथा इसका मुख्य कार्य कोशिका को गति प्रदान करना है। सीलिया जंतु कोशिका में पाया जाता है और सीलिया पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनेसिस, जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान केंद्रक दर विभाजित होकर अलग हो जाती है। पादप कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका पट्टिका का निर्माण हो जाता है जिससे कोशिका विभाजित होती है। लवक, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में लवक तथा हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं पाए जाते हैं। रसदानी, जंतु कोशिका में कई छोटी छोटी रसदानियां हो सकती है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसदानियां होती है जो पादप कोशिका में 90% स्थान घेरती है। यहाँ देखिए जंतु कोशिका का आकार दिया हुआ है। जंतु कोशिका संरचना देखते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये प्लाज्मा झिल्ली है। उसके बाद ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सेंट्रोसोम यहाँ देख रहे हैं, ये है सेंट्रोसोम, यहाँ पर है माइक्रोफिलामेंट है, लाइसोसोम है, चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका है, यहाँ पर परऑक्सीसोम है, रसधानी है, कोशिका द्रव्य है, वेसाइकल है, गोल्जी है, गोल्जी उपकरण है, यहाँ पर गोल्जी है और यहाँ गोल्जी उपकरण है, क्रोमेटिन है, केंद्रिका है, केंद्रक है, खुरदुरी अंतःपरद्रव्य जालिका है, राइबोसोम है, यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट ये पर है। अब देखते हैं इधर पादप कोशिका। पादप कोशिका में क्या क्या है, थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं। देखिए पादप कोशिका, यहाँ पर देखिए गोल्जी उपकरण है, गोल्जी पुटिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, कोशिका भित्ति, ये चारों ओर से घेरे हुए जो है ये क्या है? कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति से सटा हुआ ये महीन सा पतला सा ये है कोशिका झिल्ली। और यहाँ देखिए ये जो जाल टाइप से बना हुआ है ये अंतःपरद्रव्य जालिका है। यहाँ पर ये राइबोसोम है, ये देख रहे हैं ये केंद्रक है, यहाँ पर बड़ा सा ये केंद्रिका है। ये जो देख रहे हैं जगह जगह, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, ये क्या है? रिक्तिका है। क्या है? रिक्तिका है। और ये सब जो हरा भाग हरा पार्ट देख रहे हैं ये है कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका विभाजन देखते हैं, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, पैतृक कोशिका यानी पेरेंट सेल से नई संतति कोशिका यानी डॉटर सेल के बनने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक समसूत्री विभाजन जिसको मिटोसिस या मियोसिस कहा जाता है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में देखते हैं क्या क्या होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, अतः यह विभाजन कोशिकाओं के गुणन, वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए होता है। समसूत्री विभाजन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक की क्या होता है? केंद्रक विभाजन, और दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं, समसूत्री विभाजन को मिटोसिस कहते हैं। चलिए समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन को अब हम लोग देखते हैं। यह विभाजन प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में होता है। यह विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है।
लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में इस विभाजन द्वारा गुणित अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं जो निषेचन क्रिया द्वारा पुनः द्विगुणित डिप्लॉयड अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मियोसिस के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनते हैं। मियोसिस 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन 1, गुणसूत्रों की संख्या क्या आधी रह जाती है। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का फेज 2, प्रत्येक गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है। समसूत्री विभाजन इधर है, इधर अर्धसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिकाओं में, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित डिप्लॉयड संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित हैप्लॉयड युग्मक बनते हैं जो निषेचन में भाग लेते हैं। समसूत्री विभाजन केवल एक चरण में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन केंद्रक में एक ही विभाजन होता है, किंतु गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में समान रहती है। जबकि अर्धसूत्री में केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती है। फलतः गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रह जाती है। इस विभाजन में पूर्वावस्था यानी प्रोफेज अपेक्षाकृत सरल व कम अवधि की होती है। किसमें? समसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था 5 उप अवस्थाओं में बटी रहती है। ये 5 अवस्था है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकोनेसिस। आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और काइजेमेटा नहीं बनते हैं। काइजेमेटा बनने व क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ही संतति कोशिकाओं में विभिन्नता पाई जाती है। इस विभाजन में सेंट्रोमियर में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं तथा द्विसूत्रीय होते हैं। आगे देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन में मेटाफेज में 1 में गुणसूत्र 4 सूत्रीय हो जाते हैं, जबकि मेटाफेज 2 गुणसूत्र में विभाजन के समान ही होता है। और अंतर है समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन में। चलिए आइए देखते हैं। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान रहती है। किसमें? समसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिकाओं की आधी रह जाती है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसमें? समसूत्री में। और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोनों का महत्व देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान रखने के लिए आवश्यक है। जीवों में विभिन्नताओं के लिए भी उत्तरदायी है। कौन सी? तो समसूत्री विभाजन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी पारिमेबल मेम्ब्रेन होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देता है। उसके बाद देखते हैं गोल्जी का या गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना है। गोल्जी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
गोल्जी का या गोल्जी बॉडी को। आगे देखते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर हो जाता है। कैंसर किस स्थिति में होता है? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। बुढ़ापे के लिए एजिंग जेन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर निफ जीन होते हैं, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। पादप और जंतु कोशिका में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। आगे देखते हैं, अब कोशिका समाप्त होता है। कोशिका के बाद अब उत्तक देखते हैं। उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीचट ने किया था। उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होता है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, एक ही तरह के कोशिकाओं से बना उत्तक का निर्माण होता है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से। आगे देखते हैं, पौधे के अधिकांश उत्तक यांत्रिक सहारा देने वाले होते हैं, जिनमें अधिकांश मृत होते हैं। इसके विपरीत जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। पौधे का अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, जबकि जंतुओं के जीवित होते हैं। आप देखते हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तकों को दो प्रमुख वर्गों में रखा गया है। पहला विभाज्योत्तक, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एवं अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू कहते हैं। एक पर देखिए विभाज्योत्तक क्या है। इनका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण करना है। कोशिकाएं विभाजन होकर पौधों की लंबाई और मोटाई को बढ़ाने में सहायक होती हैं। पौधे की जड़ एवं तने के शीर्ष भाग पर शीर्षस्थ विभाज्योत्तक एवं पार्श्व भाग पर पार्श्वस्थ विभाज्य उत्तक पाया जाता है। पत्तियों के आधार में अंतर्वेशी विभाज्योत्तक पाए जाते हैं, जो अस्थायी उत्तक के बीच बीच में उपस्थित होता है। इनके प्रमुख लक्षण निम्न है। किनके? विभाज्योत्तक के। विभाज्योत्तक की कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती है तथा इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। ये आपस में सघनता से जुड़ी रहती है, इसलिए इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। किसमें? विभाज्योत्तक में। उसके बाद आगे इसमें देखते हैं, इसमें एक विशिष्ट केंद्रक और सघन एवं पर्याप्त कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये शंकु आकार का बना हुआ है, क्या है? शीर्ष विभाज्योत्तक। शीर्ष के लंबाई में वृद्धि करता है। पत्ते में जो ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे रहता है पत्ता में, ये अंतर्वेशी विभाज्योत्तक है। और ये क्या करता है? पर्वसंधि की लंबाई में वृद्धि करता है। ये मोटाई जो बढ़ता है पौधे की मोटाई, ये पार्श्व विभाज्योत्तक के वजह से बढ़ता है, जो पौधों की चौड़ाई या मोटाई में वृद्धि करता है। अब यहाँ पर देखिए शीर्ष विभाज्योत्तक को फिर से दिखाया गया है। देखिए शीर्ष विभाज्योत्तक है ये संवहनी एधा, ये बगल में देख रहे हैं लाइनिंग, क्या है? ये संवहनी एधा है। और यहाँ पर ऊपर कॉर्क एधा है। संवहनी एधा को ऊपर कॉर्क एधा। कॉर्क एधा है मूल रोम, 1 मिनट। कॉर्क एधा, मूल रोम, संवहनीय एधा, मूल गोप यानी रूट कैप यहाँ पर है, रूट कैप है, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। आगे देखते हैं अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। ये अंतर्वेशी विभाज्योत्तक पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर पर्व संधियों पर पाए जाते हैं अंतर्वेशिक विभाज्योत्तक।
पर्वांतर की लंबाई में वृद्धि इन उत्तकों की सक्रियता के कारण होता है। ये घास कुल, चावल, मक्का, गन्ना इत्यादि के पौधे में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पर्वांतर, ये है पर्वांतर, ये सब दिखा रहा है। ये यहाँ पर ऊपर जो देख रहे हैं ये क्या है, वृद्धि क्षेत्र है। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं गांठ जैसा, ये अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। और यहाँ देख रहे हैं ये पर्व संधि है। आगे चलते हैं। पार्श्व विभज्योत्तक। पार्श्व विभज्योत्तक, ये उत्तक पादपों के किनारे के भागों में उपस्थित होता है। पार्श्व विभाज्योत्तक यह कॉर्क के कैम्बियम के रूप में छाल बार्क के नीचे पाया जाता है। ये पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। कौन? तो पार्श्व विभाज्योत्तक क्या करते हैं, इसके मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। जी देखिए पार्श्व विभाज्योत्तक के फिगर दिया हुआ है। शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, यहाँ है पत्ती यानी लीफ, यहाँ पर्वांतर है, यहाँ पर्व संधि, ये जो देख रहे हैं। उसके बाद ये पार्श्व विभाज्योत्तक है ऊपर। अब चलिए अस्थायी उत्तक के बारे में हम लोग देखते हैं। अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। अस्थायी उत्तक विभाज्योत्तक उत्तकों से बनते हैं एवं इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। अस्थायी उत्तकों का एक निश्चित आकार होता है। ये कोशिकाएं जीवित या मृत होती है। कोशिका का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कोशिका भित्ति पतली या मोटी हो सकती है। इसमें रसधानी युक्त कोशिका द्रव्य होता है। अस्थायी उत्तक को मुख्यतः दो भागों में, सरल उत्तक एवं जटिल उत्तक में विभाजित किया गया है। देखते हैं सरल उत्तक, सिंपल टिश्यू। ये वे उत्तक हैं जो एक समान कार्य करते हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होने समान उद्भव एवं समान कार्य करने के कारण सरल उत्तक कहलाते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं। मृदु उत्तक, आइए देखते हैं मृदु उत्तक को। यह पौधे का संरक्षण करता है एवं पत्तियों में भोजन निर्माण करता है। साथ ही उत्सर्जित पदार्थ यथा गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। मॉस में जल वहन मृदु उत्तक द्वारा ही होता है। मॉस जो पौधा होता है पेड़, उसमें मृदु उत्तक द्वारा ही जल का वहन होता है। आगे देखते हैं स्थूल कोण उत्तक। यह पौधों को यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थित होने पर भोजन निर्माण भी करता है। कौन? स्थूल कोण उत्तक। दृढ़ उत्तक, ये रेशेदार पौधे में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पौधे को यांत्रिक सहारा देता है। पौधों के आंतरिक भाग के साथ बाह्य परतों में भी यह रक्षात्मक रूप से कार्य करता है। देखिए यहाँ पर मृदु उत्तक है जिसमें अंतरकोशिकीय स्थान, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आप लोग जैसे दिख रहा होगा, इसको अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। किसमें? मृदु उत्तक में। मृदु उत्तक में पाए जाते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। यहाँ पर दिया हुआ है स्थूल कोण उत्तक, ये स्थूल कोण उत्तक का फिगर है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर दृढ़ उत्तक को दिखाया गया है जिसमें कोशिका के बीच जो स्थान होता है ना, वो न के बराबर होता है। सरल मज्जा युग्म, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर सब जुड़ा हुआ है, ये सरल मज्जा युग्म है। आगे चलते हैं सरल उत्तक। अब देखते हैं जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यह जल, खनिज एवं तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम को संवहन उत्तक भी कहा जाता है। जाइलम के बारे में देखते हैं अब हम लोग। जाइलम ये पौधे को यांत्रिक सहारा भी देता है। यह पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इन्हें जल संवहन उत्तक भी कहा जाता है। जौ से जल और जौ से जाइलम।
भूमि का जल प्रसारण दबाव द्वारा मूल रूमों तक पहुंचाता है। आगे है फ्लोएम। फ्लोएम ये जीवित ऊतक होते हैं जो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है। यदि किसी वृक्ष की फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है और वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। यहाँ पर देखिए तने का अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है, तने के अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहा जाता है और ये जो देख रहे हैं ये फ्लोएम है। ये भूरा कलर का जो दिख रहा है क्या है, फ्लोवेन है। ये हरा कलर का जो है कैम्बियन दिख रहा है। यहाँ देखिए जाइलम है, उसके बाद ये मज्जा है और ये कॉर्क है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जटिल अस्थायी ऊतक को फिगर द्वारा समझाया गया है। देखिए जटिल अस्थायी ऊतक क्या करता है, एक तो है जाइलम, दूसरा का है फ्लोएम। जाइलम करता है जल एवं खनिज लवण का संवहन। कोशिकाओं के मध्य अंतभित्ति की अनुपस्थित होते हैं। ये एक तरफा संचालन होता है। जाइलम में क्या होता है, एक तरफा यानी ऊपर की ओर संचालन होता है। और ये पाए जाते हैं किसमें, तो मृत बाह्य कोशिकाओं में। वहीं फ्लोएम को देखते हैं। फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। ये अंतभित्ति यानी चलनी नलिकाओं उपस्थित होता है। दो तरफा संचालन होता है और जीवित कोशिकाओं परंतु सहारे की आवश्यकता होती है। किसको, तो फ्लोएम को। उत्तक तंत्र अब देखते हैं। उत्तक तंत्र से क्या समझते हैं वो देखिए। जब एक या एक से अधिक उत्तक मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो उत्तकों को, इस समूह को उत्तक तंत्र कहते हैं। पौधे में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। पहला बाह्य त्वचीय उत्तक का कार्य सुरक्षा प्रदान करना एवं जल की हानि को रोकना। आगे है भरण उत्तक का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन एकत्र करना, सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना। उसके बाद है संवहन उत्तक का कार्य। संवहन उत्तक का जल खनिज लवण तथा भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य है। आगे देखिए यहाँ पर कुछ समझाया गया है। क्या है, द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ। अधिकांश द्विबीजपत्रीय में एधा एवं कॉर्क कैम्बियन की क्रियाशीलता के कारण स्तंभ यानी तना एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि हो जाती है, जो द्वितीय वृद्धि कहलाती है। वार्षिक वलय या रिंग्स। वार्षिक वलय या रिंग्स विभिन्न ऋतुओं मौसम में परिवर्तन के कारण कैम्बियन की सक्रियता में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है। ये वार्षिक वलय 1 वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, जिसकी गिनती कर वृक्ष की अवस्था की जानकारी प्राप्त की जाती है। आगे देखते हैं उत्तक। कौन सा उत्तक, तो जंतु उत्तक, एनिमल उत्तक। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में 4 प्रकार की उत्तक पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय प्राणी में कितने प्रकार की, 4 प्रकार की उत्तक पाई जाती है। देखते हैं ये 4 प्रकार के उत्तक, जंतु उत्तक कौन कौन से पाए जाते हैं, उनको देखते हैं। पहला उपकला उत्तक, दूसरा का संयोजी उत्तक, 3 नंबर पेशी उत्तक और 4 नंबर तंत्रिका उत्तक। तो देखते हैं उपकला उत्तक में क्या होते हैं। सल्की एपिथेलियम उत्तक, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक, घनाकार एपिथेलियम उत्तक, रोमक या पक्षमाभी। और उसके बाद देखते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक के कितने पार्ट में बांटा गया है, देखिए यहाँ पर संयोजी उत्तक को बांटा गया है 2 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। संयोजी उत्तक को 3 भाग में बांटा गया है। पहला वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक, तरल उत्तक। तो देखते हैं वास्तविक संयोजी उत्तक कौन सी है। वास्तविक में है एलियोलर, वसा संयोजी उत्तक, श्वेत उत्तक, टेंडन और लिगामेंट।
कंकाल ऊतक में क्या क्या है? कंकाल ऊतक में है अस्थि ऊतक और उपास्थि ऊतक। तरल ऊतक में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ये सब कौन से हैं? तरल ऊतक के प्रकार हैं। अब देखते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक में आरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक, रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक और तेसर का हृदय पेशी ऊतक। पहला देखते हैं उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक। उपकला ऊतक का कार्य शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना है, साथ ही स्रवण या उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की प्रक्रिया पूर्ण करना है। यह शरीर के कुछ आंतरिक भागों को ढकने का कार्य करता है। एपिथेलियम ऊतकों को दो मुख्य वर्ग में बांटा गया है, एक तो आवरण या कवरिंग एपिथेलियम ऊतक एवं ग्रंथिल या ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऊतक। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऊतक विशेष प्रकार के ऊतक हैं जो ग्रंथि का निर्माण करते हैं। सरल एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। सरल एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चार प्रकार के होते हैं। एक होता है सल्की। पहला सल्की एपिथेलियम ऊतक, ये त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं एवं जिह्वा, ग्रासनली, आहार नली की अस्तर बनाते हैं। त्वचा की बाहरी परत, जिह्वा, ग्रासनली तथा आहार नाल के अस्तर कौन बनाता है? तो सल्की एपिथेलियम ऊतक। अब देखते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। इनका कार्य अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। कौन? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। आगे देखते हैं घनाकार एपिथेलियम ऊतक। ये लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। घनाकार एपिथेलियम ऊतक। रोमक पक्षमाभी एपिथेलियम, इनकी मुक्त सतह पर रोम यानी सीलिया पाए जाते हैं। ये अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाए जाते हैं। सभी ऊतक का फिगर यहाँ पर समझाया गया है। सिंपल क्यूबाइडल, उसके बाद सिंपल स्क्वायर माउस है, सिंपल क्लेमनर है, पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक है जिसमें ऊपर में क्या सीलिया है, ये केंद्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संयोजी ऊतक को देखते हैं। संयोजी ऊतक, यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने अंग तथा शरीर की आकार प्रदान करना तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इन ऊतकों की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। शरीर में ये ऊतक सबसे अधिक पाए जाते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय ऊतक और तरल ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक को देखते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। पहला एरियोलर ऊतक। कौन? एरियोलर ऊतक। इन्हें लचीले संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। ये विभिन्न ऊतकों अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाओं पाए जाते हैं: फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और मैक्रोफेजेज। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कोलेजन एवं इलास्टिन तथा फाइब्रोनिक्टिन प्रोटीन का निर्माण करता है। मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है। मैक्रोफेजेज सूक्ष्म जीवों एवं विजातीय कणों को नष्ट करने का कार्य करता है। मैक्रोफेजेज, यहाँ देखिए मैक्रोफेजेज को दिखाया गया है, फाइब्रोब्लास्ट को यहाँ दिखाया गया है, कोलेजन फाइबर को यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर मास्ट कोशिकाओं को दिखाया गया है,
यहाँ देखिए वसा संग्रहण क्षेत्र है, ये केंद्रक है, ये प्लाज्मा झिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। किसका? तो ये लचीली संयोजी उत्तक, एरियोलक उत्तक और एडिपोज उत्तक को दिखाया गया था। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वसा संयोजी उत्तक। यह त्वचा के नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है। वसा संयोजी उत्तक ये वसा का संश्लेषण, संग्रहण एवं उपापचय करते हैं। यह ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले स्तनधारियों को ताप क्षय से बचाता है। कौन? वसा संयोजी उत्तक। उसके बाद देखते हैं श्वेत उत्तक, व्हाइट टिश्यू। यह विशेषकृत संयोजी उत्तक है। कपाल हड्डियों के बीच इनकी उपस्थिति उन्हें अचल बनाती है। टेंडन, यह घना मजबूत तंतुमय उत्तक है जो मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। तो कह सकता है मांसपेशियों को अस्थि या दूसरी मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन काम करता है। आगे है लिंगामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। यह एक घना तंतुमय संयोजी उत्तक है। ये अस्थियों को जोड़ों से जोड़ने का कार्य करता है। अस्थियों को जोड़ों से जोड़ने के कारण मनुष्य अपनी गर्दन, उंगली एवं पैरों को आसानी से घुमा पाता है। किसके कारण? तो लिगामेंट्स के कारण। आगे देखते हैं कंकाल उत्तक। यह शरीर को तथा अन्य उत्तकों को सहारा प्रदान कर उन्हें मजबूती से जोड़ता है। यह शरीर का अंतःकंकाल बनाता है, ये जो कशेरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है। यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा प्रदान करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उपास्थि उत्तक और अस्थि उत्तक। उपास्थि उत्तक को देखते हैं। यह एक ठोस परंतु अर्ध कठोर एवं लचीला संयोजी उत्तक है। इसमें मैट्रिक्स की रचना कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से होता है। इसकी कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, जो एक छोटे स्थान लैकुना में अवस्थित होता है। अब देखते हैं अस्थि उत्तक को। अस्थि उत्तक यह एक ठोस, सुदृढ़ एवं मजबूत संयोजी उत्तक है। इसका मैट्रिक्स ओसेन नामक प्रोटीन से बना होता है। अस्थि का मैट्रिक्स फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट एवं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फ्लोराइड लवणों से समृद्ध होता है। इसकी कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच पाए जाने वाली खोखली गुहा या स्थान मज्जा गुहा कहलाती है। एडिपोज उत्तकों से भरी मज्जा गुहा अस्थि मज्जा कहलाती है। लाल अस्थि मज्जा मेरो अस्थियों को सिरों के पास पाई जाती है तथा अस्थियों के मध्य पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कणिकाएं तथा पीली अस्थि मज्जा द्वारा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ देखिए एक हड्डी को दिखाया गया है। ये जो देख रहे हैं ये जो है ये स्पंजी अस्थि है, और ये उसके बाद लाल अस्थि मज्जा है। उसके हड्डी के बीच में ये जो देख रहे हैं ये पीली अस्थि मज्जा है। ये जो है ब्लड रक्त वाहिकाएं हैं। यहाँ पर तंत्रिका है। यहाँ देखिए सघन अस्थि है ये, और नीचे पीली अस्थि मज्जा को दिखाया गया है। अस्थि को दिखाया गया है क्या क्या रहता है अस्थि में। उत्तक। अब देखते हैं तरल उत्तक को हम लोग। रक्त या रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। इनकी कोशिकाएं प्लाज्मा नामक द्रव से स्वतंत्र रूप से, प्लाज्मा नामक द्रव में स्वतंत्र रूप से कौन तैरती है? रक्त तैरती रहती है। ये कोशिकाएं तीन प्रकार की होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स। अब देखिए रक्त का संगठन दिखा रहा है, क्या है? प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है,
रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है और व्हाइट ब्लड सेल है। पेशी ऊतक, पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतक की आवश्यकता होती है। गतिशीलता एवं संकुचनशीलता जीवों की शरीर की महत्वपूर्ण लक्षण है। इस गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में मायोसिन एवं एक्टिन नामक संकुचनशील प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेशियां मानव शरीर की औसतन 40 से 50% भाग बनाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। पेशी ऊतक में 3 प्रकार के होते हैं, आरैखिक या अनैच्छिक, रैखिक या ऐच्छिक, हृदय पेशी। आरैखिक या अनैच्छिक पेशी के बारे में पढ़ते हैं। आरैखिक पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं होता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये आइरिस, वृषण, मूत्राशय तथा रक्तवाहिनियों में पाई जाती हैं। आरैखित या अनैच्छिक पेशी। आहार नाल में भोजन का प्रवाह इसी पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण भोजन का प्रवाह होता है? तो आरैखित या अनैच्छिक पेशी के। आगे देखते हैं रैखित या ऐच्छिक पेशी। रैखित पेशी जंतु के कंकाल से संबद्ध रहती है और इसमें ऐच्छिक गति होती है। रैखिक पेशी में ऐच्छिक गति होती है, जिस कारण इन्हें कंकाल पेशी ऊतक या ऐच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। इसके कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ऐच्छिक पेशी के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म, जिनमें अनेक माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। यह बांह यानी आर्म, पैर, गर्दन आदि अंगों में पाई जाती है। ये पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होते हैं। आगे हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी हृदय की भित्ति बनाती है। इसमें अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है, परंतु ये स्वाभाविक अनैच्छिक होती है। इनमें संकुचन एवं प्रसरण होता है। इनके संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण द्वारा होता है। हृदय पेशी के देखते हैं। नोट, सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती है। यहाँ सबका फिगर दिया हुआ है। रैखिक पेशी, हृदय पेशी ऊतक, सब कंकालीय पेशी ऊतक का। आगे देखते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों का सामंजस्य स्थापित करना इनकी विशेषता है। तंत्रिका कोशिका संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करती है। इस न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्धन होता है, जिन्हें एक्सोन कहते हैं। लंबा प्रवर्धन जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। न्यूरॉन में छोटी शाखा वाले अनेक प्रवर्ध भी होते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनते हैं। एक न्यूरॉन के एक्सोन के अंतिम छोर पर शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स बनाती हैं।
यहाँ देखिए तंत्रिका ऊतक को न्यूरॉन की संरचना को यहाँ पर दिखाया गया है। देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो देख रहे हैं धागे जैसी रचना, शाखित रचना, ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये बीच में जो है ये केंद्रक है। यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ जो रचना बन रहा है ये बीच में ये सब क्या ये है, एक्सोन है। ये माप्लिन शीथ है। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो देख रहे हैं ये साइटोन कहलाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं बीच में यहाँ पर जो भाग देख रहे हैं नोड ऑफ रेवेनियर कहलाता है। और तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये वाला तंत्रिका का अंतिम सिरा एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। स्तनधारियों में मोटे तौर पर दो प्रकार की स्तंभ कोशिका स्टेम सेल पाई जाती है। पहला भ्रूण स्तंभ कोशिका और वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। स्तंभ कोशिकाओं का भ्रूण प्रकार बीजपुटी अवस्था से व्युत्पन्न होता है तथा वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं। स्तंभ कोशिका बीजपुटियों को नष्ट किए बिना ही प्राप्त की जा सकती है। यह अंतः कंकाल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। बारे में कुछ पॉइंट है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद विशेष प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होता है। ये कोशिकाएं बीटा कोशिका यानी वी कोशिका और टी कोशिकाएं हैं। रोगजनक की अनुक्रिया बी कोशिकाओं हमारे रक्त में प्रोटीन की एक श्रृंखला उत्पन्न करती है ताकि वे रोगजनकों से लड़ सके। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। टी कोशिकाएं स्वयं तो प्रतिरक्षियों का स्रावन नहीं करती लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बीटा कोशिकाओं की सहायता करता है। अब देख लेते हैं हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बीटा कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। अभी तुरंत हम लोग इस देखे थे, तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है वे शरीर की पर्यावरणीय प्रत्युजरकों यानी एलर्जनों से संरक्षित करती है। वे शरीर को दर्द और सूजन का अपशमन करती है। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिरोधकों की तरह काम करती है। यह शरीर के रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये शरीर के मुख्य पर्यावरणीय प्रत्युजरकों यानी एलर्जनों से संरक्षित करता है। पर्यावरण में जो एलर्जी है उससे क्या करता है, संरक्षित करता है। कौन? बीटा कोशिका और टी कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। देखते हैं, पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि प्राणी कोशिका में नहीं पाए जाते। बिल्कुल सही है, ए नंबर। दूसरा देखते हैं, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। 3 नंबर देखते हैं, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहत राजधानी होता है जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी राजधानियाँ होती। मतलब इसमें एक छोटी ही होगा, इसलिए इसका आंसर 1 व 2 होगा। 1 व 2 होगा। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में, विज्ञान में जो विकास हुआ है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है
उसको चिन्हित करना है। तो इसका सी नंबर कथन सही नहीं है, इसको चिन्हित कर दे। जो सही है उसको देखिए। विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, सही है। प्रयोगशाला में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। आगे है पादप और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है। अभी हम लोग इसका अध्ययन किए थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं। कारण है जो इसका लगता है हमको कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, देखते हैं। निम्न कथनों पर कौन सा एक मानव शरीर बीटा कोशिका और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? तो वे शरीर की, पर्यावरण से थोड़े होगा, ये शरीर की रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो इसका 1, 2 और 3 सब हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका देखते हैं। पादप कोशिकाओं सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल बनी होती है, जबकि प्राणी में नहीं होता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहत रसधानी, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानी होती हैं। 3 के इसका 1 और 2 सही है, ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल यानी कोशिका का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? किस अंग को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका भित्तिक कारण भिन्न है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ये और कहाँ मिल सकता है? तो ये क्लोरोफिल में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? क्लोरोफिल में भी मिलता है। निम्न में किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? मतलब कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे को क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों ऑर्गेनेल्स में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है, देखते हैं, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बिल्कुल नहीं। गोल्जी उपकरण, यहाँ देखते हैं अंतःपराग जालिका और राइबोसोम। गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण के लिए होगा अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन, किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? तो एटम बम कहते हैं लाइसोसोम को, या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ कोशिका। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखिए क्या क्या है। बीजपुटी अवस्था में भ्रूण मानव स्तंभ एकमात्र स्रोत है। इसका देखिए क्या है, बीजपुटी अवस्था भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है।
स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, यानी एक भी सही है, दो भी सही है। आगे पढ़ते हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुएं अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित कर सकती है। बिल्कुल, अभी जस्ट पढ़े हैं इस सबको। अगला है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखा को भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल सही किया है, यानी 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों कथन क्या है, सही है। आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की तो नहीं, लिपोप्रोटीन की या फास्फोप्रोटीन की? ये हो जाएगा फास्फोलिपोप्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से तथा लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। आगे है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति यानी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती थी, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसी के साथ हम लोगों का आज का क्लास समाप्त होता है। मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।